स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ में प्राची आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीकली करंट अफेयर क्लास में बेहद स्वागत करती हूँ। तो वीडियो का आप लोगों को काफ़ी इंतजार था, फाइनली जो है क्लास अपलोड हो चुका है। इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इसके साथ ही अगर आपने एनवायरमेंट का जो वीकली करंट अफेयर है उसकी क्लास को अभी तक नहीं देखा है, वो अपलोड हो चुका है, उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए ये क्लियर कर दूँ कि जो हमारा चंद्रयान मिशन था उसको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, क्योंकि चंद्रयान मिशन को बहुत डिटेल में थॉरली प्रिपेयर करना ज़रूरी है। तो हम उसके लिए एक डेडिकेटेड जो है क्लास लेकर आएंगे, उसको प्लीज़ आप देखिएगा और बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आपकी कवर हो जाएगी, क्योंकि ये मिशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब लॉन्च हुआ था तो मतलब एक प्राउड मोमेंट था और आपने भी देखा ही होगा। तो एक डेडिकेटेड जो है उस पर एक वीडियो आएगी एंड वहाँ से जो है चीज़ों को कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम बाकी के मुद्दों को कवर करने वाले हैं जो करंट अफेयर्स का पार्ट है और आपके सिलेबस के साथ भी रिलेवेंट है। तो आइए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है ये है प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस, राइट है। तो केरल के अंदर एक बच्चे की डेथ हो गई है, इसकी वजह से इसको ब्रेन ईटिंग डिजीज भी माना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा ये होगा माराना जीरो मोड्स। तो क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में जो हमारे पिछले क्लासेस हैं उसमें कवर कराया था। आज क्वांटम कंप्यूटर्स में ही थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल के जो है हम चीज़ों को देखेंगे। ये जो वर्ड है ये इटालियन वर्ड है, इसीलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो माराना हो जाएगा। परफेक्ट है। थर्ड हमारा जो टॉपिक आएगा दैट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब के बारे में आप काफ़ी पढ़ चुके हैं, मैं भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो अगेन ये न्यूज़ में था, तो एक क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को हम देख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है लिंक बिटवीन डायबिटीज़ एंड टीबी। देखिए ट्यूबरक्लोसिस इसका काफ़ी ज़्यादा बर्डन है भारत के ऊपर, और डायबिटीज़ को लेकर भी जो रिसेंट रिपोर्ट्स आए हैं उसमें ये बताया गया है कि भारत में ना सिर्फ अर्बन पॉपुलेशन में बल्कि जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पर डायबिटिक और जो प्री डायबिटिक लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो भारत में चाहे टीबी हो चाहे डायबिटीज़ हो एक एपिडेमिक का रूप ले चुकी है, और इन दोनों अब डिजीज़ के लिंक को लेकर न्यूज़पेपर में काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। तो ये टॉपिक ना सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड पॉसिबिलिटी है कि मेंस में इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कुछ फैक्ट्स को भी जो है यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन करके रखने की ज़रूरत है ताकि उनको आप यूज़ कर सके अपनी मेंस आंसर राइटिंग में। देन जो उसके बाद हमारा नेक्स्ट बेसिकली टॉपिक है अगेन अ सिंड्रोम, ठीक है, गुइलियन बैरन सिंड्रोम। तो ये हम समझेंगे। एंड जो हमारा सिक्स्थ टॉपिक है वो बेसिकली है राफेल मरीन जेट। तो राफेल जेट्स के बारे में तो आप जानते ही हो, उन्हीं का एक दूसरा वर्जन जो है प्रोक्योर करने की बात कही गई है इंडियन जो है आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। तो ये समझेंगे कि ये क्या से जो है बेसिकली अपने पहले वाले वर्जन से अलग है। परफेक्ट है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप लोगों की भारी मांग को देखते हुए हमारी तरफ से जुलाई का इवनिंग बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो भी बैच लॉन्च करते हैं उसमें लिमिटेड सीट्स होती है। तो पिछले सारे बैचेस जो है फुल हो चुके थे और हम क्वांटिटी के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्वालिटी के साथ नहीं करते। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हम बैच में कम रखने की कोशिश करते हैं, क्वांटिटी भले ही कम हो बट क्वालिटी हाई होनी चाहिए। तो काफ़ी सारे बच्चे जो है एडमिशन लेने से रह गए थे और उनके बहुत सारे मैसेजेस एंड कॉल्स जो है टीम के द्वारा रिसीव किए गए थे। तो फाइनली हमने एक और बैच जो है अनाउंस किया है, जुलाई का शाम का बैच होगा, मतलब शाम को 6 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और 22 जुलाई से जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो इस बैच का पार्ट बन जाइए, दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और मैं काफ़ी टाइम से आपको बताते आ रही हूँ कि अब अगर नहीं एक जो है मेंटरशिप में एक गाइडेड मैनर में तैयारी को शुरू किया तो
बहुत लेट हो जाएगा। इतना ज़्यादा पहाड़ जैसा सिलेबस है, उसको कवर करना बहुत ही मुश्किल है। अब तो एस्पिरेंट की वेब सीरीज़ अगर जो है देख ली होगी आपने, तो वो तो काफ़ी पॉपुलर है आप लोगों के बीच में और अच्छी वेब सीरीज़ भी है, राइट। हम में से काफ़ी लोग जो है रिलेट कर पाते हैं उससे। तो वहाँ पे भी देखो इस चीज़ की बारे में बताया गया है कि नाउ डेज, राइट, वो तो फिर भी बहुत पुराने टाइम का जो है वेब सीरीज़ दिखाया गया है कि नाउ डेज जो यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया है। तो बिना किसी के गाइडेंस के, बिना जो है एक स्मार्ट टेक्निक के सिलेबस को 1 साल के अंदर प्रिपेयर करना एंड देन पेपर दे के क्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो यू शुड जॉइन अ प्रोग्राम। आप ये कीजिए, कोई और कीजिए, बट क्योंकि मुझे पता है दिस इज़ द बेस्ट प्रोग्राम, तो आई कैन पिच फॉर इट। क्योंकि सबसे पॉजिटिव पॉइंट क्या है, देखिए आप अपने फैकल्टीज से घर बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप रियल जो सिचुएशन होती है उसमें पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस आपकी होगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, आपको प्रॉपर मेंटोर्स एलोकेट किए जाते हैं जिनसे आपकी फ़ोन पे रेगुलर बात होती है, ज़रूरत होती है तो वीडियो कॉल भी होती है, कोई भी डाउट है आप उसको पूछ सकते हैं। और फैकल्टीज़ ना आपको इस तरीके से मेंटोरशिप देते हैं कि जैसे आप उनसे ऑफलाइन क्लासेस में ही पढ़ रहे हों। लाइव क्लासेस का यही तो फ़ायदा होता है, राइट। इसके अलावा 3 भाषाओं में हमने इस बैच को लॉन्च किया है। आप हिंदी, इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल है उसमें पढ़िए, राइट है। बस अपना सिलेबस तैयार कीजिए अच्छे से और जो है अपनी 2024 के लिए तैयारी को एकदम कस के जो है स्टार्ट कर दीजिए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, 1 साल की तो तैयारी ज़रूरी है ना। तो प्लीज़ इसके बारे में सोचिएगा। फीस के बारे में बात करते हैं। एक बहुत बड़ा डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं अगर आप यूज़ करते हैं आपका अपना फैकल्टी कोड, दैट इज़ प्राची लाइव। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी बैच को ज्वाइन करने से पहले, फीस पे करने से पहले बहुत सारे डाउट्स मन में आते हैं। आप लोग एनसीईआरटी कराएंगे क्या, कितना स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी क्या, मीन्स आंसर राइटिंग कैसे होगा, तो ये सब होगा। लेकिन स्टिल इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद प्राची पर पिंग कर दीजिए, आई डेफिनेटली रिप्लाई। और आप जो भी पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग योर बैच, रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, रिगार्डिंग द क्लासेस, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सिर्फ पीडीएफ नहीं करना होता है, और भी बहुत चीज़ें हैं जानने पूछने के लिए, तो पूछिए, आपके पास मौका है, राइट। तो एक कॉन्वर्सेशन जो है हम कर सकते हैं। और अगर आप जो है बैच के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम तो ऑप्शन है ही मेरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कुछ डिटेल्स दी गई है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। परफेक्ट है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो प्राइमरी एमोबिक मेनिंगो एन्सेफलाइटिस है, इसको PAM हम कहेंगे। इसकी वजह से केरला के अंदर एक बच्चे की डेथ हो गई है अनफॉर्चुनेटली, जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है जिसका इलाज चल रहा था। तो सबसे पहली बात देखिए, जो PAM है ये एक इन्फेक्शन है, एक संक्रमण है जो आपके बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है, जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या है एक तरीके से इम्पैक्ट करता है। किसकी वजह से होता है, तो एक अमीबा है जिसको साधारण भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं, उसकी वजह से होता है। टेक्निकल नेम की बात करते हैं तो आपका नाइग्लेरिया जो फाउलेरी है, इस अमीबा की वजह से ये जो संक्रमण है होता है। अब देखिए, ये जो अमीबा है बेसिकली एक फ्री लिविंग अमीबा है और बेसिकली ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर नहीं है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और इतना ज़्यादा टाइनी होता है कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के आप इसको नहीं देख सकते। अब ये मिलता कहाँ पे है, तो जो वार्म फ्रेश वाटर होता है वहाँ पे जनरली ये मिलता है। तो अगर आपकी लेक्स हैं जिनका एक वार्म सा टेम्परेचर है, या फिर जो इंडस्ट्रियल बेसिकली एफ्लुएंट वाटर निकलता है जो हल्का वार्म है, वहाँ पर मिल जाएगा। जो सॉइल्स है वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो वार्म फ्रेश वाटर जहाँ पर भी है वहाँ ये जो है अमीबा आपको मिल सकता है। दूसरा याद रखिएगा कि सॉल्ट वाटर जैसे कि ओशियंस में ये नहीं मिलता, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट, वार्म फ्रेश वाटर में मिलता है बट सॉल्ट वाटर लाइक ओशियंस में ये नहीं मिलता। अब देखो, अगर आप किसी ऐसी वाटर बॉडी में स्विमिंग कर रहे हो, राइट है, तो जो बेसिकली वार्म फ्रेश वाटर का एक बॉडी है, उसमें स्विमिंग करने के दौरान ये जो अमीबा है ये आपकी बॉडी के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, ठीक है। और वहाँ से जो है बेसिकली आपकी नोज के थ्रू ये आपकी बॉडी के अंदर क्या है एंटर कर जाता है। अब इसके बाद देखिए, आपके जो ब्रेन टिश्यूज हैं उनको क्या है बेसिकली डिस्ट्रॉय करने लगता है, और जिसकी वजह से आपके ब्रेन के अंदर एक स्वेलिंग आ जाती है। और ये ध्यान रखिएगा
ये जो अमीबा है ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन को इसका जो है संक्रमण हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो उससे दूसरे को नहीं फैलेगा। वाटर बॉडी से ही आप इसको जो है, या सॉइल से ही आप इसको जो है एक्वायर करते हैं, ठीक है। सिम्टम्स की बात करें तो स्टार्टिंग में हेडेक, फीवर, ठीक है, और इसके अलावा आप देखोगे लैक ऑफ अटेंशन जो है, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे जो है बेसिकली जो आप देखोगे जो एक बैलेंस मेंटेन होता है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा देखोगे जो हेलुसिनेशंस होते हैं वो जो है होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन के साथ ये जो है एक इंटरफेरेंस करता है, और सीवियर अगर जो है स्थिति हो जाती है तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इतनी बेसिक डिटेल जो है काफ़ी है। सेकेंड टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज मायरोना ज़ीरो नोड्स। तो अभी देखो जो माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था, और उस पेपर में उन्होंने ये कहा, उन्होंने क्या किया है, एक ना अलग तरह के पार्टिकल्स को फिगर आउट कर लिया है, और ये जो अलग तरह के पार्टिकल्स है ये क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर एक रिवॉल्यूशन ले आएंगे, राइट है। अब दो चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। पहली, जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो होते क्या हैं, कैसे उनके फंक्शनिंग है, और उसमें से क्या चैलेंज आ रहा है कि हमें न्यू पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ रही है। दूसरा, हमें पता होना चाहिए जो न्यू पार्टिकल्स माइक्रोसॉफ्ट के रिसर्चर्स के द्वारा फिगर आउट किए गए हैं ये कैसे उन क्वांटम कंप्यूटर्स को मोर बेटर बना पाएंगे। दोनों बातों को एक एक करके समझते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में आपको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ाया था कि वो जो बेसिकली आपकी क्वांटम फिजिक्स होती है उसके बेस पर काम करते हैं, जिसमें बेसिकली आपका जो मैटर है वो एक साथ दो स्टेट में रह सकता है। क्लासिकल फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो एक जो है बेसिकली मैटर एक टाइम पर एक ही स्टेट में रह सकता है। क्वांटम फिजिक्स अलग तरीके से काम करता है। हमने ये भी जाना था कि जो हमारे क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो दरअसल क्यूबिट पर काम करते हैं, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर के अंदर 0 और जो 1 है ये एक साथ, ठीक है, हो सकती है। ये जो सिचुएशन है, जैसे आपके जो क्लासिक कंप्यूटर्स होते हैं वो बेसिकली बिट्स पे काम करते हैं, तो या तो 0 या तो 1, या तो ऑन स्टेट होता है या तो ऑफ स्टेट होता है। क्वांटम कंप्यूटर्स में ये जो 0 और 1 है ये एक साथ होता है, एंटेंगलमेंट की सिचुएशन यहाँ पे होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो 0-1 की वजह से क्या होता है, पहली बात तो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स काफ़ी सिक्योर होते हैं, ठीक है, और इसीलिए हम क्वांटम कम्युनिकेशन की भी बात कर रहे थे। लेकिन चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है यहाँ पे जो क्यूबिट्स हैं इसके लिए इलेक्ट्रॉन बेसिकली हम यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं। और अगर हम इस क्वांटम स्टेट में, ठीक है, ये जो 0-1 है ये आपस में क्वांटम स्टेट में रहते हैं, अगर इस क्वांटम स्टेट में थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो ये जो क्वांटम स्टेट है ना ये काफ़ी फ्रेजाइल होती है, ठीक है, काफ़ी फ्रेजाइल होती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो ये क्वांटम स्टेट टूट जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग आपको एक बेहतर रास्ता तो देती है डाटा को स्टोर करने का, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ज़्यादा मोर सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टैब्लिश करने का, बट क्योंकि ये काफ़ी फ्रेजाइल है तो हमें इसके साथ जो है काम भी अच्छे से करना पड़ता है। मान लीजिए क्वांटम कंप्यूटर काम कर रहा है, जिस टेबल पे वो क्वांटम कंप्यूटर रखा है, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर उस टेबल पे आप जोर से टैप कर दें काफ़ी बार तो जो वो बेसिकली उसके क्वांटम की स्टेट है ना उसमें थोड़ा तो डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो इतना सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट आप कहाँ से लेके आ पाओगे, राइट है। तो मतलब आपको मोर स्टेबल सिस्टम की ज़रूरत है। दैट्स वाई जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम है वो यहाँ पे काम कर रही थी। फाइनली उन्होंने कहा है कि हमने कुछ पार्टिकल्स के बारे में खोज की है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये समझते हैं मायरोना ज़ीरो मोड है क्या। अच्छा, इससे पहले ये जान लो, अगर क्वांटम कंप्यूटर वाला कॉन्सेप्ट जो भी मैंने यहाँ पे बताया समझ में नहीं आया है, इट्स ओके, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी में बताया, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सारे क्लासेस अपलोड हैं,
ठीक है। तो हमें क्या पता चला, क्वांटम कंप्यूटर्स क्वांटम स्टेट पे काम करते हैं। वो जो क्वांटम स्टेट होती है वो काफ़ी फ्रेजाइल होती है। हम कुछ ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम मोर जो है स्टेबल सिस्टम को लेकर आ पाए, ताकि अगर हम क्वांटम कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं, एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह जो है इस क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम के सारे से भेजना चाहते हैं, तो हमारे सिस्टम मोर स्टेबल हो, राइट है। तो अब देखो, सबसे पहले देखते हैं ये जो मायरोना जीरो मोड्स है ये है क्या। इनको बेसिकली मायरोना फर्मियंस भी बोलते हैं। सबसे पहली बार इटली के बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा इनको प्रपोज किया गया था और उन्हीं के नाम पे इनका नाम भी रखा गया मायरोना। 1937 की ये बात है। उस टाइम पे पहली बार इनके बारे में बात हुई थी। अब देखो ये स्पेशल क्यों है ना, ये डिफरेंट क्यों है। देखो इनकी ना एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो पार्टिकल खुद है ये अपनी मिरर इमेज भी अपने साथ ही रखते हैं। एक पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है। जैसे हमेशा बोलते हैं ना साइंस में, रिएक्शन का एक एंटी रिएक्शन होता है, ऐसे पार्टिकल्स का एक एंटी पार्टिकल भी होता है। एंटी पार्टिकल का मतलब ये होता है उसका बेसिकली जो आप मान के चलिए जो उसके ऊपर चार्ज है और उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो उसकी जस्ट अपोजिट होगी जिस पार्टिकल का वो एंटी पार्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन, तो इसका नेगेटिव चार्ज होता है, हम आपको पता ही है। इसका जो एंटी पार्टिकल होगा वो बेसिकली आपका पॉजिट्रॉन होगा। इसी तरह प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव पार्टिकल है, इसका एंटी प्रोटॉन होगा, है ना। न्यूट्रिनो की बात करें तो एक एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पे होता है। तो इन पार्टिकल्स के देखो क्या है, एंटी पार्टिकल्स भी हैं, परफेक्ट है। लेकिन ये जो मायरोना वाले पार्टिकल्स हैं इनके अंदर ना इनका एंटी पार्टिकल होता है, परफेक्ट है। तो देखो क्या बताया गया है कि इनके अंदर ना स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है और ये अपना एंटी पार्टिकल खुद ही जो है क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए इनके पास ये एक एडवांटेज है कि क्वांटम कंप्यूटर्स में इनको हम और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। मिरर इमेज जो है ये अपने आप क्रिएट कर लेते हैं। अब देखो एक कीवर्ड ध्यान रखना, प्रीलिम्स में इसी तरह के कीवर्ड्स पे सवाल पूछे जाते हैं, दैट इज टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर। अब आपको ये मायरोना पार्टिकल्स जो है थोड़ा थोड़ा समझ में आ गए कि भाई ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज रखते हैं। ये बनाए कैसे हैं, इनका क्रिएशन कैसे किया गया है। तो दरअसल एक स्पेसिफिक टाइप का जो है बेसिकली सेमीकंडक्टर यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। और उस सेमीकंडक्टर की जो शेप थी वो नैनो वायर जैसी थी। उसके ऊपर एक सेमीकंडक्टिंग शीट जो है बेसिकली रैप की हुई थी, ठीक है। और एक एंड पे क्या है, एक आप मान के चलिए कि इलेक्ट्रॉन्स उसको फीड किए गए, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया और एक कंप्लीट सेटअप बनाया। इट्स अ वेरी मतलब आप कह सकते हैं टेक्निकल प्रोसेस, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये सिस्टम है। हम अपने एग्जाम के लिए जितना हमें समझना चाहिए, जितना हमें पता होना चाहिए, सिर्फ उतना पढ़ेंगे, हमें साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, राइट है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, बेसिकली एक सेमीकंडक्टर लिया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा पूरा एक प्रॉपर सेटअप किया जाता है। और आप देखोगे जब ये पूरा का पूरा जो है सेटअप किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह यहाँ पे अप्लाई की गई है, तो आपस में जो इंटरेक्शन हुआ है ना, तो आप देखोगे दूसरी तरफ जो है आपको ये जो मायरोना जीरो मोड्स हैं ये दूसरी तरफ नैनो वायर के मिल जाते हैं। मान लीजिए एक वायर थी, एक तरफ आपने इलेक्ट्रॉन्स अप्लाई किए, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह अप्लाई किया, दूसरे वाली मोड पर ये जो मायरोना आपके बेसिकली ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो हम काम कर रहे हैं, दिस इज टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर। तो बस कीवर्ड क्योंकि आपको पता होना चाहिए किस कंटेक्स्ट में है, दैट्स व्हाई मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, नॉट रिलेवेंट टू द एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये मायरोना जीरो मोड्स कैसे कंप्यूटिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इससे मोर पावरफुल क्वांटम कंप्यूटिंग क्रिएट कर सकते हैं और उसको बोला जा रहा है टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। अब ये टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग हम किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। आपका टोपोलॉजिकल सुपर कंडक्टर, इस पूरे के पूरे सेटअप से हमने ये नोट्स बनाए। अब इन नोट्स के माध्यम से हम जो क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग। जस्ट नेम्स याद रखो, किस कंटेक्स्ट में पढ़ा रही हो इतना याद रखो, एक बार थोड़ा सा समझ लो, दैट इज इनफ। उतना टेक्निकल नहीं पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बेसिकली जो क्वांटम कंप्यूटर्स आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं उनकी फंडामेंटल यूनिट क्या है, क्यूबिट्स, राइट है। वो जो क्यूबिट्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली यूज करते हैं, यानी कि
इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स हम लेते हैं, उनको एज अ क्यूबिट्स जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में। देखो जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी भी डाटा को है ना किस फॉर्म में लेते हैं, बिट्स की फॉर्म में 010101। तो इंफॉर्मेशन का यहाँ पे जो बिट है वो 0101 है। यहाँ पे आपके क्या है, क्यूबिट्स है 01 ही, बट आपस में क्या है एक इंटेंगलमेंट में रहते हैं, आपस में एक सुपर पोजिशन में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंगल जो एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन हो उसको एज ए क्यूबिट यूज कर रहे हैं। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिकल है, इसका एंटी पार्टिकल यहाँ पर नहीं है, तो ये बेसिकली एक ऐसी पोजीशन में रहते हैं जो बहुत ही फ्रजाइल है। मैंने बताया ना ये जो 01 है ये आपस में एक तरीके से उलझा हुआ रहता है, ठीक है, आपस में इंटेंगल्ड रहता है। अगर एक पर ज़रा सा भी कुछ चेंज हुआ तो दूसरे पे भी देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया टेबल पे भी टैप कर दोगे तो जो क्वांटम कंप्यूटर है उसकी काम करने में कुछ डिस्टर्बेंस आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फ्रजाइल सा बेसिकली आपका सिस्टम है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने क्या कहा कि भाई ये जो बेसिकली आपके मायराना जीरो मोड है ये 2 एंटिटीज से बने होते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे थे, जबकि मायराना में मैंने क्या बताया, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों कंसिस्ट होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो होता ही है, होल भी होता है, ठीक है। तो 2 यूनिट इसके अंदर होती है, एक आपका इलेक्ट्रॉन एक आपका होल। तो इसीलिए आपका जो अब क्यूबिट का एक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना वो एक कोहेरेंस में होगा, ठीक है, एक इक्विलिब्रियम में होगा, राइट है। जबकि यहाँ पे आप देख रहे थे कि थोड़ा सा भी चेंज होने पे, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होने पे डीकोहेरेंस हो जा रहा था, ठीक है, इंस्टेबिलिटी आ जा रही थी। जबकि यहाँ पे क्या है कि अगर कोई एक एंटिटी डिस्टर्ब हो भी जाती है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन एक होल है, तो अगर नोड की एक एंटिटी डिस्टर्ब हो भी जाती है स्टिल जो है ओवरऑल क्यूबिट जो है वो डिकोड नहीं होती है, एंड इसकी वजह से जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर है वो प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है। वो जो एक स्टेट था वो यहाँ पे खराब नहीं होता है। दैट्स वाई साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा एंथुसिज्म में है इन नोट्स को लेकर, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग जब रियलिटी पे हम काम करते हैं और अगर ये चैलेंज जो एक फ्रजाइल होने का था ये अगर ओवरकम हो जाता है तो हम काफ़ी सुपर कंप्यूटर्स बना पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो टॉपिक मुश्किल था, है ना, लेकिन इस तरह के कीवर्ड्स को पूछते हैं एग्जाम में, तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसको आसान करके समझा दूँ। डोंट पैनिक, अगर समझ में नहीं आया है फिर से सुन लो वीडियो, समझ में आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, मूव ऑन कर ले नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर कुछ भी इशू है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आके पूछ लो, आई विल रिप्लाई। परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को लगभग 1 साल हो गया है, हम उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इमेजेस जो हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा हमें दी गई हैं, जिसकी वजह से हमें यूनिवर्स की जो समझ है वो और भी ज़्यादा बेहतर हुई है। इसके अलावा अभी हाल ही में न्यूज़ में इसलिए था कि एक ना सन लाइक स्टार बोर्न हो रहा था, राइट है, एंड उसके बारे में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो है हमें इंफॉर्मेशन दी है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये तो न्यूज़ में था, अब देखो समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये इस तरह का दिखता है, इसमें काफ़ी सारे हेक्सागोनल मिरर्स हमने यूज़ करके एक कंप्लीट बिग मिरर जो है बनाया है। करीब 6.5 मीटर का तो प्राइमरी मिरर हमने इसमें जो है क्रिएट किया है। अब देखो ये नासा का लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप माना जाता है, ठीक है। जो बेसिकली आप देखोगे हब्बल टेलीस्कोप था ना, उसका ये उत्तराधिकारी है, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपकी बेसिकली कनाडा की स्पेस एजेंसी है, नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, 300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबने साथ मिलकर काम किया है, तब जाके पावरफुल जो टेलीस्कोप है हम लोग मिलके बना पाए थे, जो हमारे यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ बेहतर कर रहा है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है, एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है,
ठीक है। देखो हमारी आंखें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो विजिबल लाइट है सिर्फ उसी को देख पाती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तो बहुत कुछ है। तो ये जो हम सब टेलीस्कोप्स बनाते हैं ये उस बेसिकली फ्रिक्वेंसी को भी देख पाते हैं जो हम नहीं देख पाते। फॉर एग्जाम्पल जो नाइट सिक्योरिटी कैमराज होते हैं, ठीक है, वो बॉडी हीट को फील करके जो है बेसिकली चीज़ें सेंस कर पाते हैं। सिमिलर मैनर में ये जो आपका टेलीस्कोप है ना, ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है जो इंफ्रारेड जो आपके रेज होते हैं उनको भी जो है बेसिकली देख पाता है। तो हम मोर क्लैरिटी में अपने यूनिवर्स को क्या है समझ पाते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो हमने ना इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि जब बिग बैंग हुआ था, ठीक है, जब इस यूनिवर्स की एकदम मतलब शुरुआत हुई थी, तो बिग बैंग होने के बाद से जो एक इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में हम जाने। पहली लाइट जो दिखाई दी थी, पहले जो बेसिकली प्लैनेट्स के फॉर्मेशन हुए थे, पहले जो गैलेक्सी में इस तरह के सेटअप्स हुए थे, उन सब के बारे में जो है हम जानना चाहते हैं इस जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से, ठीक है। तो बहुत सारी जो कॉस्मिक मिस्ट्रीज हैं उनके बारे में ये हमें बताता है। बहुत ज़बरदस्त पिक्चर्स तो जो हैं इसके द्वारा रिलीज ऑलरेडी की गई हैं, ठीक है। तो हमारे यूनिवर्स की हिस्ट्री क्या है, फर्स्ट जो ल्यूमिनेंस ग्लो दिखाई मिला था बिग बैंग के बाद, है ना, सोलर सिस्टम बेसिकली जिसमें लाइफ भी सपोर्ट होती है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जो अर्थ जैसे प्लैनेट हैं वो कैसे बन पाए हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारे खुद के सोलर सिस्टम का, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टेलीस्कोप से जान रहे हैं। दिस इज क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। लिंक बिटवीन डायबिटीज एंड टीबी। तो देखो आर्टिकल आया था कि इंडियाज डायबिटिक एपिडेमिक इज मेकिंग इट्स वाइड स्प्रेड टीबी प्रॉब्लम वर्स, यानी कि पहले से ही भारत पर टीबी का जो एक ओवरबर्डन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हम जो भारत में लिए बैठे हैं टीबी के, वहीं पे अगर इंडियन पॉपुलेशन को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो रहा है तो ये सिचुएशन को और ज़्यादा ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो देखो जो आपका डायबिटीज़ मिलिटस है ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस की इंसिडेंस और सीवियरिटी बढ़ती है। यानी कि अगर किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ मिलिटस है, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो उस व्यक्ति को ज़्यादा मतलब आप मान के चलिए वो ज़्यादा एक तरीके से वल्नरेबल है कि उसको टीबी हो सकता है, और अगर ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा था तो ट्रीटमेंट मुश्किल हो सकता है, सिम्टम्स में चेंज आ सकते हैं, ट्रीटमेंट के फेलियर हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि एक उस टीबी पर्सन का ट्रीटमेंट हुआ है जिसको डायबिटीज़ नहीं था, और इसका ट्रीटमेंट हुआ है जिसको डायबिटीज़ था, तो जिसको पहले से डायबिटीज़ था उसका ट्रीटमेंट के बाद भी जो लंग की फंक्शनिंग होती है वो प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए कहा जा रहा है कि भारत में ये दोनों जो है एपिडेमिक्स का रूप जो है अख्तियार कर रहे हैं। अब सबसे पहले बात आती है, मैं सिर्फ डायबिटीज़ नहीं बोल रही हूँ, डायबिटीज़ मिलिटस बोल रही हूँ। इस बात का क्या मतलब है, देखो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारी बॉडी या तो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है या उसको लेकर रिस्पॉन्ड नहीं करती है। देखो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैंक्रियास के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसका काम क्या है, जब भी हम खाना खाते हैं तो जो खाना है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, देन वो और टूटता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का एक सोर्स है। हम फूड क्यों खाते हैं, एनर्जी के सोर्स के लिए, टेस्ट के लिए खाते हैं ना, नो, एनर्जी के सोर्स के लिए, ठीक है। तो अब देखो जब हमने खाना खाया और बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो है बेसिकली एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स टूट कर बन गए, राइट है। अब जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन को जो है बेसिकली क्या है रिलीज करती है। वो हमारी बॉडी के अंदर एक इंस्ट्रक्शन देता है कि ब्लड में क्या है शुगर ज़्यादा हो गया है, तो सेल्स उस शुगर को क्या एब्जॉर्ब कर लें और बाद में सेल्स उससे एनर्जी बनाएंगे। परफेक्ट है। अगर बॉडी के अंदर कुछ ऐसा डिसऑर्डर हो जाए कि जो सेल्स हैं वो रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दे इस इंसुलिन को लेकर, यानी कि आपने खाना खाया, आपके ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हुआ, पेनक्रियाज ने इंसुलिन को जो है रिलीज़ किया, बट आपकी बॉडी जो है रेजिस्टेंस दिखा रही है उस इंसुलिन के प्रति, तो वो जो शुगर है उसको अब सेल्स अब्जॉर्ब नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए आपका जो पेनक्रियाज है उसको क्या मैसेज आ रहा है कि ब्लड में शुगर काफ़ी ज़्यादा है, तो वो और इंसुलिन को रिलीज करता है ताकि इंस्ट्रक्शन जाए कि भाई आप उसको सोक कर लीजिए। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो एक टाइम पे क्या होगा, जो पेनक्रियाज है वो एग्जॉस्ट हो जाती है और इंसुलिन का प्रोडक्शन यहाँ पे या तो बहुत कम हो जाता है या मतलब होना बंद हो जाता है। दैट्स वाई जिसको ये डायबिटीज मिलिटस होता है उसको इंसुलिन के शॉट्स देने पड़ते हैं अलग से ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए। ध्यान रखिएगा, इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है, आप सिर्फ लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाकर इसके सिम्टम्स को जो है कम कर सकते हैं। परफेक्ट है। अब देखिए, ओवर द टाइम जब बॉडी इंसुलिन वर्स हो जाता है, पेनक्रियास मोर और मोर इंसुलिन बनाती है, फाइनली एग्जॉस्ट हो जाती है और बेसिकली जो एक डिमांड है बॉडी की इंसुलिन को लेकर उसके साथ एक कीप अप नहीं कर पाती। दैट्स वाई आपके ब्लड में शुगर लेवल राइज हो जाता है। दैट्स वाई कहा जाता है कि भाई खून में क्या है, शुगर बहुत हो गई है। परफेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये डायबिटीज मिलिटस हुआ है तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, आपकी बॉडी इसको लेकर ज़्यादा सुभेद, ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। और ट्यूबरक्लोसिस जो है वो आपके बेसिकली क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करता है। ठीक है, तो अब देखो, अब ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं। डीएम तो हमें समझ में आ गया, वो वाला डीएम नहीं जिसको आप बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वाला डीएम। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक संक्रमण है, फैलता है पर्सन टू पर्सन। किसकी वजह से होता है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, बैसिलियस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना। और यदि एक पर्सन जिसको टीबी है वो दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आता है और प्रॉपर हाइजीन बिहेवियर को अगर नहीं फॉलो किया जाता तो दूसरे में भी ये फैल सकता है। अब देखो ये दोनों आपस में लिंक कैसे हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, डीएम इम्पेयर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेल्स वो एक जो आपकी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी को जनरेट करते हैं उस पे ये इम्पैक्ट डालता है, जो आपका डायबिटीज है, राइट है। क्योंकि देखो सेल्स आपके इंसुलिन को लेकर रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे आप देखोगे ना ये जो ब्लड के अंदर शुगर लेवल राइज हो गया है और प्रॉब्लम्स आते हैं, आपकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो कोई भी हल्का सा इन्फेक्शन कि आप कांटेक्ट में आते हो तो आप उसको एक्वायर कर लेते हो, क्योंकि नाउ आपकी बॉडी का जो फाइट सिस्टम है, जो फाइटर सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा है उस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे देखोगे बेसिकली क्या होता है, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स भी का भी फंक्शन जो है ऑल्टर हो जाता है लंग्स के साथ। और अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस भी किसी का पुअर है तो टीबी का जो इन्वेंशन एस्टैब्लिशमेंट है वो काफ़ी आसान हो जाता है बैक्टीरिया के लिए। इसके अलावा आप देखोगे जो टीबी है, और ये जो बेसिकली जब मैं टीबी बोल रही हूँ और जब मैं डायबिटीज़ बोल रही हूँ तो डायबिटीज़ मतलब मैं बेसिकली डायबिटीज़ मिलिटस की बात कर रही हूँ, डीएम की बात कर रही हूँ। डीएम तो वर्ड याद रहेगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, जो आप फाइंडिंग्स करते हो, टेस्ट वगैरह करते हो, उसमें भी जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो ट्रीटमेंट के आउटकम्स हैं उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, डायग्नोसिस में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। मतलब ये जो टीएम है ना, ये टीबी के पेशेंट्स के जो अंदर एक सिस्टम चल रहा है उसमें सीधे सीधे जो इंटरफेरेंस करता है, ठीक है। तो स्टडी में ये बताया गया है कि कैसे टीबी के प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद भी रिड्यूस्ड लंग फंक्शन जो है बेसिकली देखा जाता है उन लोगों में जिनमें जो है डीएम था। तो यहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट के आउटकम्स भी अलग हो जाते हैं। दैट्स वाई ये दोनों बीमारियाँ एक दूसरे को मोर क्या है, सीवियर बना रही हैं और एक एपिडेमिक के रूप में भारत में ये फैल चुकी है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था, बेसिकली आप उसको भी देख सकते हैं। ट्राई टू रीड दिस आर्टिकल बाय योरसेल्फ। एक्चुअली ये आर्टिकल ना खुद से भी पढ़ने का ट्राई कीजिएगा, इसमें और काफ़ी सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं, उनको आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं इसका लिंक भी आप लोगों के साथ जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो कुछ चीज़ें ना खुद से भी पढ़नी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। बढ़िया। अब हम अपना आज का जो है लास्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पेरू है, पेरू के अंदर बेसिकली एक स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली गुइलियन बैरे सिंड्रोम। इसकी वजह से 150 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है।
अब ये जो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है ये क्या करता है? देखो, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसका काम क्या है? आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। अगर वो इम्यूनिटी इसका जस्ट अपोजिट करने लगे, यानी कि बाहर से आने वाले फॉरेन एलिमेंट्स पे अटैक करने के बजाय वो आपकी बॉडी के सेल्स पर ही अटैक करने लगे, तो धीरे धीरे क्या है, आपकी बॉडी खत्म होने लगेगी। तो इस न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम में यही होता है। तो यहाँ पे देखिए कि बेसिकली क्या होता है, आपके जो बेसिकली खुद के पेरिफेरल नर्व सेल्स हैं, इनको मिस्टेकनली ये एक फॉरेन एलिमेंट जैसा समझती है और आपकी इम्यूनिटी इस पर ही अटैक करने लगती है। देखो, होता क्या है ना कि जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडीज हैं वो एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं। वो एंटीजन उस फॉरेन एलिमेंट के जो सरफेस पे, जैसे कोविड के जो स्पाइक्स होते थे, ठीक है, उनके साथ खुद को अटैच करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। कई बार क्या होता है, जब भी कोई बाहर से आपकी बॉडी में संक्रमण करने के लिए आ रहा है, वो अपने सरफेस को ना वैसा बना लेता है कि वो आपकी बॉडी के लिए फॉरेन एलिमेंट रहता ही नहीं। तो अब आपकी बॉडी ने जब एंटीजन प्रोड्यूस किया और उसने देखा कि ये जो अटैक हुआ था ये तो हमारी बॉडी के जैसा ही था, तो उसके पास ये सिग्नल गया है कि इस तरह की चीज़ को हमें क्या है, अटैक करना है। और वो आपकी खुद की बॉडी ही है। अब इसका कारण पता नहीं ऐसा होता क्यों है, एक चेन एक्चुअली यहाँ पे चल जाती है। और सिंपल सी एक भाषा में बस इतना मान के चलो, मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करती हूँ, कि जो आपकी इम्यूनिटी है ना, वो जो आपके बेसिकली आपके जो टी सेल्स होते हैं, आपके जो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर रहते हैं, वो आपकी खुद की बॉडी को ही अपना टारगेट बनाने लगते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेरिफेरल नर्व सेल्स पे अटैक किया जाता है, तो सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। देखो, होता क्या, अगर स्पेसिफिकली बात करें, एक मेनली शीट होती है, तो एक इंसुलेटिंग लेयर है बेसिकली, जो आपके बेसिकली नर्व सेल्स होते हैं ना, उनको ये प्रोटेक्ट करती है, एक लेयर की तरह, ठीक है। और बेसिकली क्या है, इसमें ना सूजन आ जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है। दरअसल शीट से ना क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, पास आउट होते हैं। भाई, आपको पता है ना कि आपके नर्व्स से जो है सिग्नल्स जाते हैं आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन से आपके नर्व्स के तहत जो है पूरे पूरे सिग्नल जाते हैं, देन आप एक रिएक्शन करते हो, ठीक है। तो इन सिग्नल्स को ये पास थ्रू करने देता है एक्चुअली। अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें, अगर बेसिकली इस शीट में कोई स्वेलिंग आ जाती है, तो हार्डली जो स्टिमुली है वो फिर पास हो पाता है, ठीक है। तो जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, जो आपके नर्व्स के अंदर एक्टिविटी चल रही है, वो फिर यहाँ पे मुश्किल से देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो, ये जो आपके पेरिफेरल नर्व्स है, ये क्या है, ये ब्रांच आउट होते हैं आपके ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, माइंड को कनेक्ट करा रहे हैं बेसिकली ये। तो अगर ये डैमेज हो जाएंगे, तो बेसिकली आपका जो ब्रेन है, ठीक है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है आपकी बाकी की बॉडी के साथ। तो आपके जो मसल्स हैं वो पैरालाइज्ड होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट सिम्टम है उसकी बात करें, तो आपकी जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज होती है उसमें टिंगलिंग सेंसेशन फील होते हैं, लेग्स में काफ़ी पेन रहता है जो धीरे धीरे स्प्रेड आउट होने लगता है अपर बॉडी की तरफ। फेशियल मूवमेंट में आपको डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है, आगे चल के वॉकिंग डिसेबिलिटी आपको होने लगती है, पेन होता है, सीवियर केसेस में जो है पैरालिसिस हो जाता है। तो आप देखो, अगर मैं अपनी हैंड मूवमेंट कर पा रही हूँ, अगर हम वॉक कर पाते हैं, अगर हम किसी भी स्मेल को, टेस्ट को फील कर पाते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ही हैं जो हमारे ब्रेन के, हमारे नर्व सिस्टम के साथ क्या है, इंटरेक्ट करते हैं और हमारी मसल्स को, हमारे बॉडी पार्ट्स को जो है सिग्नल्स भेजते हैं। अगर इस सिग्नल्स में ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, तो फिर वो कनेक्शन हट जाता है, वो कम्युनिकेशन हट जाता है। तो फिर इसीलिए क्या है, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती है। आई होप कि चीज़ें जो है क्लियर होगी होंगी। थोड़े से डिफिकल्ट जहाँ में टॉपिक थे। अगर हम इसकी क्योर की बात करें, देयर इज नो क्योर। दो थेरेपीज को जो है थोड़ा बहुत यूज़ किया जाता है, एक है आपका प्लाज्मा एक्सचेंज, ठीक है, और एक आपका बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी है। प्लाज्मा एक्सचेंज में क्या होता है, आपका जो ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर जो एक प्लाज्मा होता है उसको रिमूव किया जाता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसकी वजह से हम एक तरीके से स्टिमुलस करते हैं ब्लड के अंदर न्यू प्लाज्मा के प्रोडक्शन को। जो न्यू प्लाज्मा का प्रोडक्शन होगा बेसिकली, उसमें क्या है, एक तरीके से ये एंटीबॉडी जो खुद ही आपकी बॉडी को अटैक कर रही है, उसको हम रिमूव करने का ट्राई करते हैं,
ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, उसको रिमूव कर लिया जाता है, सेपरेट कर देते हैं ब्लड के सेल से, जिससे नया प्लाज्मा का प्रोडक्शन जो है होता है, क्योंकि आपने रिमूव कर दिया है। और इस ट्रीटमेंट का एम क्या है कि एंटीबॉडी को रिमूव कर देना, जो फाइनली आपके पेरिफेरल नर्व्स को क्या है, अटैक कर रही है। दूसरा क्या था इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी, इसमें क्या है, हेल्थी एंटीबॉडीज किसी भी ब्लड डोनर से इंजेक्ट की जाती है, ठीक है। डैमेज जो है बेसिकली उनको हम ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं और अच्छी वाली जो है डोनेट करके उसको इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पेन इससे थोड़ा जो है कम हो जाता है, फाइनल क्योर तो ये नहीं है। तो जस्ट आप क्या है, ये 2 नेम याद कर लीजिएगा अगर डिटेल नहीं भी याद कर पा रहे हैं। और बेसिकली क्या है, ये ध्यान रखिएगा, इसका कोई परमानेंट क्योर अभी तक तो नहीं है, ठीक है। दिस इज क्लियर। चलिए अब एक क्लास देख लेते हैं, बेसिकली राफेल मैरीन जेट। तो यहाँ पे देखो, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल मीटिंग की थी और 26 जो है राफेल मरीन फाइटर जेट जो है नेवी के लिए वो खरीद रहे हैं, साथ में 3 स्कॉर्पियन सबमरीन भी ले रहे हैं। तो देखो, अगर बात करें नेवी करंटली जो यूज कर रही है अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, वो है आपके MiG-29 केस, ठीक है। और अभी हमारे पास जो एयरक्राफ्ट करियर है जिसपे यूज हो रहे हैं INS विक्रमादित्य। बट एक तो ये जो हमारे MiG-29 है ये आने वाले 10 साल में रिटायर होने वाले हैं। दूसरा, अब भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट करियर है। एयरक्राफ्ट करियर आपने देखा था ना, वो खूब बड़े से जो इस तरह के होते हैं, जिसमें आपके बहुत सारे एयरक्राफ्ट रहते हैं जिनको समुद्र में लिया जाता है। इस एयरक्राफ्ट से ही क्या है, वो टेक ऑफ भी करते हैं, लैंडिंग भी करते हैं। परफेक्ट है। तो अब 2 आपके पास ऐसे हैं, तो आपको मोर एयरक्राफ्ट चाहिए इन करियर्स के लिए। तो अब देखो, इसके अलावा भारत ने क्या किया था कि अपनी इस डिमांड को पूरा करने के लिए उन्होंने जो इंडिजीनियस ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स हैं, इनको बनाने का जो है एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि DRDO के अंदर है, उसके साथ। बट इंडिजीनियसली हम कोई चीज़ बना रहे हैं, उसको बनने में, बाद में प्रोक्योर करने में इट विल टेक टाइम। तो लेकिन नेवी को भी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने बेसिकली डाक ने ये वाली मीटिंग के तहत ये नया समझौता किया है। इसमें हम क्या करेंगे, जो राफेल मरीन फाइटर्स हैं ये नेवल वेरिएंट है आपके राफेल फाइटर जेट्स का, ठीक है। तो एक तो जो है भाई आपके एयरफोर्स यूज कर रही है, ठीक है, 36। अब आपकी नेवी के लिए भी आपको कुछ चाहिए, तो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ चाहिए होंगे। कौन इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो फ्रांस की जो डॉसल एविएशन है उसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें एडवांस ट्विन इंजन होता है, फाइटर मल्टी रोल जेट्स ये हैं और काफी सारा लेटेस्ट वेपन सिस्टम इन पर लगा हुआ है। जैसे अगर आप देखोगे एयर टू एयर मिसाइल जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज है वो लगी हुई है। इसके अलावा एयर टू सरफेस स्मार्ट वेपन सिस्टम लगा हुआ है, क्रूज मिसाइल्स इस पे है, मॉडर्न सेंसर लगे हुए हैं, रडार्स लगे हुए हैं जो किसी भी दुश्मन देश के बेसिकली एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, उस पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मरीन वर्जन होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सो दैट क्या है, ये सी से जो है बेसिकली ऑपरेट कर सके, ठीक है। इसमें एक राफेल M नोज गियर भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जो जंप स्टुअर्ट टेक्नोलॉजी को जो है सपोर्ट करेगा। देखो, अब आप एक एयरक्राफ्ट जो आपका करियर है उससे बेसिकली क्या है, अपने प्लेन्स को लेके जा रहे हो, तो बेसिकली उसमें एक सिस्टम होता है कैपिटलेट, वो क्या करता है, एक धक्का देता है प्लेन को, क्योंकि अब आपके पास बहुत बड़ा रनवे नहीं है जिसपे आप आराम से चले जाएंगे, है ना, अपना जो है फ्लाई कर लेंगे। आपके पास स्मॉल रनवे है, तो आपके प्लेन को एक धक्का, एक थ्रस्ट दिया जाता है ताकि वो उड़ान भर ले। तो इसीलिए क्या होता है, जो आपकी बेसिकली नोज गियर होती है उस पर जंप स्टुअर्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये ना शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। तो जब एक्चुअली आप ऐसे जाते हो, एक एंगल बनता है, तो उस उड़ान को बेसिकली स्मूथली, है ना, भरने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज का यूज यहाँ पे यूज किया जाता है। तो जैसे आप देखोगे कि एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है ड्यूरिंग द कैटाप्लिटिंग, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। जस्ट नेम याद रख लो, जस्ट समझ लो कि क्या काम है। अब उतना टेक्निकल अगर हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे तो फिर एक ही टॉपिक करते रह जाएंगे, है ना। इसके अलावा याद रखना कि ये वाइडर जो है रेंज ऑफ वेपन्स रखेगा, जो भी इसका नेवल वर्जन है। एंटी शिप मिसाइल्स इस पे होंगे, एयर टू सरफेस मिसाइल होंगे, और साथ में इसके जो रडार होंगे वो इस तरीके से कैपेबल होंगे जो मरीन ऑपरेशंस को बेटर कर पाए,
ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। बढ़िया। तो यहाँ पे देखो हमारा आज का वीकली करंट अफेयर तो कवर होता है। थोड़े से जो है टॉपिक्स मुश्किल थे। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ इजी लैंग्वेज विद इजी वर्ड्स। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, है ना, क्योंकि पेपर में तो जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत मुश्किल नहीं आएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास तो एंड होती है, बट फिर से एक बार बात कर लेते हैं अपनी PTY बैच के बारे में। एज आई टोल्ड यू अर्लियर एंड मेरी पिछली वीडियोस में भी कि देखो जुलाई खत्म होने वाला है एंड ये 22 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो उस अगर आप देखो आपका जो पेपर है वो मई में होगा, तो एक साल भी नहीं है ना, एक साल भी नहीं है, बहुत कम टाइम है, बहुत सारा पढ़ना है। एक प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, गाइडेड मैनर में एक सपोर्ट सिस्टम के साथ पढ़िए और प्रॉपर जो है इस तरीके से पढ़िए कि एक फीडबैक सिस्टम रहे। पढ़िए, टेस्ट दीजिए, डिस्कस कीजिए कहाँ कमी रह गई, उसको फिर से पढ़िए, फिर टेस्ट दीजिए, फिर देखिए कितना इम्प्रूव हुआ है। ऐसे ही पढ़ेंगे तो जो है इतने कम टाइम में प्रिपेयर कर पाएंगे। और प्रीलिम्स और मेंस तो तैयार हो ही रहा है, क्योंकि इट्स अ PTY बैच, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू। एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी आपके जो है यहाँ पे काम किया जाता है और आप एक मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का भी पार्ट यहाँ पर बनते हैं। परफेक्ट है। तो इसके बारे में आप डिटेल से पूछना चाहते हैं, मींस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के बारे में डिटेल से पूछना चाहते हैं, प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची। यहाँ पे हमारी वीकली करंट अफेयर की दोनों क्लासेस खत्म होती है, एनवायरनमेंट एंड साइंस टेक। प्लीज़ दोनों देख लीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपको एनवायरनमेंट के बुक सीरीज के साथ और चंद्रयान को बहुत डिटेल में कवर करने वाले। आई होप कि वो वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।